नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत केमिस्ट्री के एमसीक्यू को सॉल्व करें जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और ये जितने भी एमसीक्यू हैं वो एसएससी हो, एसएससी के हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो सीजीएल है, चाहे एसएससी अभी जीडी जैसे आया हुआ वैकेंसी, तो इन सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ ही साथ स्टेट लेवल में अगर हम देखें तो जेएसएससी के द्वारा आयोजित जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें भी 20 प्रश्न आपको साइंस से पूछे जाते हैं और उनके लिए भी ये सारे प्रश्न जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इस क्रम में हम लोग टोटल आपके 8 चैप्टर जो हैं उसके प्रश्न को अभी हम देख रहे हैं, जिसमें से 1 से 4 चैप्टर तक का टोटल 150 प्रश्न जो है वो अपलोड कर दिया गया है। और बाकी जो 4 चैप्टर है, चैप्टर 5 से लेके चैप्टर 8 तक, इनके प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं और इसमें से 100 प्रश्न को अभी तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज फिर से यहाँ पे 50 सवाल को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इससे संबंधित अगर पूरे लेक्चर आपको चाहिए तो देखिए केमिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाइए और इस लेक्चर को आप देखिए। तो यहाँ पे जो भी प्रश्न डील किया जा रहा है वो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। और अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो केमिस्ट्री रिवीजन थ्रू एमसीक्यू है। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखें तो इस प्लेलिस्ट में जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 101 है। जैसे कि आप लोगों को बोला गया, क्वेश्चन 100 तक हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा। यहाँ आपको 4 सूत्र दिया गया है और आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका हम लोग मूर्ति बनाने में या जो हाथ टूट जाता है उसमें जो यूज किया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो उसका केमिकल सूत्र यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका केमिकल सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट देखिए यहाँ पे दिया है डाईहाइड्रेट होता है, ये जिप्सम होता है। इसी को आप एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम देखें तो 373 डिग्री केल्विन में अगर इसको हिट किया जाता है तो ये आपका पेरिस ऑफ प्लास्टर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी का यूज अभी अगला प्रश्न में जो जैसा कि दिया गया है कि डॉक्टर हो गया, कलाकार हो गया, मूर्ति कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है। तो इसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस तरह से ये दोनों प्रश्न एक ही टाइप से था, तो ये दोनों हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो मोनाजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर झारखंड के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि रांची का पठार और धनबाद एरिया में आपको मोनाजाइट का अयस्क पाया जाता है और ये मोनाजाइट से आपका थोरियम निकाला जाता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत झारखंड से रिलेट करके भी पढ़ना है यदि आप झारखंड का एग्जाम दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। तो ये नियोन और पारद यानी कि एचजी गैस है, जो कि पहला चैप्टर में ही आप लोगों को बताया गया था। 105 क्वेश्चन नंबर देखें तो यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में किस उद्योग में अबरक, अगर झारखंड से आप होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कोडरमा जो है वो अबरक की राजधानी के तौर पे जाना जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है अबरक कच्चे माल के रूप में कहाँ पे प्रयोग होता है। तो ये जनरली विद्युत क्षेत्र में, यहाँ पे विद्युत उद्योग में इसका कच्चे माल के रूप में यहाँ पे उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 अगर हम देखें तो निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। देखिए अगर आप देखिएगा 4 यहाँ पे ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन में पारा सबसे है। ऐसे भी पारा जो है वो धातु है और धातु होते हुए भी ये लिक्विड के रूप में रहता है। और हम जानते हैं कि यहाँ पे धातु में से ये जो होते हैं ऊष्मा के सुचालक होते हैं और यहाँ में से पानी वगैरह जो है वो तो एक तरह से कहिए कि ये धातु है भी नहीं। तो यहाँ चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मिलेगा वो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखें तो निम्न धातु में से कौन सामान्य ताप पर लिक्विड अवस्था में रहता है। जैसा कि अभी बताया गया एचजी जो है, जो कि आपका थर्मामीटर में भी रहता है, वो जो है वो लिक्विड अवस्था में रहता है रूम टेम्परेचर पर भी। क्वेश्चन नंबर 108 अगर हम देखें तो यहाँ पे बोला गया है पारा का साधारणतः तापमापी यंत्रों में यानी कि आपका थर्मामीटर में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका विशेषता है, क्या विशेषता है, उच्च संचालन शक्ति की इसकी विशेषता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 निम्नलिखित में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। मतलब आपको बताना है कि कौन जल के साथ, पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए लोहा तो करता है, मैग्नीशियम भी करता है, एल्युमिनियम भी करता है। तो एक हो गया लेड, यही इसका आंसर हो जाएगा जो कि पीबी है। और ये जो है आपका यहाँ पे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो लेड हो जाएगा। देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ को भी लेड के चेंबर में ही रखा जाता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारा पूरा चैप्टर अब धीरे धीरे पढ़िएगा, क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो बहुत सारा प्रश्न जो है आपको सॉल्व हो जाएगा। और इंटरलिंक अगर आप कर लीजिएगा
तो आपको 20 प्रश्न अगर जेएसएससी का प्रश्न आप देते हैं तो 20 में से आप जरूर 15 से प्लस आप बना सकते हैं प्रश्नों को। तो क्वेश्चन बैंक को इसीलिए बनाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए तो कहा गया है निम्नलिखित में किस पदार्थ की विद्युत चालकता। अब देखिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखना होगा और बताना होगा सबसे ज़्यादा विद्युत का चालकता किसमें पाया जाता है। तो हीरा दिया है, चांदी दिया है, ग्रेफाइट दिया है और लकड़ी दिया है। तो आप लोगों को पता होगा धातु अधातु जब हम लोग देख रहे थे तो बताया गया था कि चांदी जो होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, लेकिन ये महंगा होने के कारण इसको तार के रूप में हम लोग सामान्यतः यूज नहीं करते हैं। कॉपर, एल्युमिनियम इस चीज़ का हम लोग यूज करते हैं। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है। तो ये बॉक्साइड है। अगर आप झारखंड के बारे में पुनः जैसे कि अगर आप जानते हैं तो लोहरदगा का जो बगड़ू पहाड़ है उसमें आपको बॉक्साइड का उत्खनन किया जाता है और मूरी में एल्युमिनियम निकाला जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे एल्युमिनियम का फैक्ट्री है। इस तरह से आपका इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 हम देखें तो कहा गया है निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बैंक बनाते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है। तो ये एल्युमिनियम का ही हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 113 है निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु नहीं है। मिश्र धातु हम जानते हैं कि एक से अधिक धातु से बना हुआ धातु को क्या कहा जाता है, मिश्र धातु। तो कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर तो आपका 29 होता है और यहाँ पे ये किसी और धातु यहाँ तो है ही नहीं, सिंगल धातु है, इसीलिए ये मिश्र धातु नहीं होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। तो क्लोरीन ये तो गैस अवस्था में, ब्रोमीन ये लिक्विड अवस्था में आएगा, आयोडीन जो है एक अधातु है जिसमें एक लश्चर भी पाया जाता है, अपना इसका खुद चमक होता है और इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो आयोडीन हो जाएगा। तो इस तरह से धातु अधातु में अपवाद आपको बताया गया था कि जो अधातु है वो ठोस के रूप में भी पाए जाते हैं, गैस के रूप में भी पाए जाते हैं, लिक्विड के रूप में भी पाया जाता है। जैसे कि ये ब्रोमीन जो है वो अधातु है लेकिन लिक्विड के रूप में पाया जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना चाहिए कि 11 आपको गैस के रूप में है, 10 ठोस के रूप में है और एक जो है वो लिक्विड के रूप में पाए जाते हैं। और इस तरह से टोटल 22 अधातु आपको पीरियोडिक टेबल में देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 115 अगर हम देखें तो कहा गया है हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ा हरी की तरह किया जाता है वो क्या है। सबसे पहले अगर हैलोजन आप लोग धातु अधातु चैप्टर अगर देखे होंगे तब तो जानते ही होंगे, और नहीं देखे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हैलोजन जो है वो ग्रीक भाषा से ये निकला हुआ है और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है लवण उत्पादक। यानी कि अगर हम इस हैलोजन ग्रुप के जो भी तत्व हैं, एलिमेंट है, उसको धातु के साथ अगर संयोग करवाया जाए, इसका रिएक्शन करवाया जाए तो हमको एक सॉल्ट मिलेगा, लवण मिलेगा, और इसीलिए यहाँ पे इसको हैलोजन ग्रुप के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। टोटल 5 है जिसमें 4 का नाम तो यहीं दिख रहा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। इसके अलावा जो है एक एस्टेटीन है और इस तरह से आपको ये सब भी आपको जानकारी होना चाहिए क्योंकि इससे भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो देख लेते हैं यहाँ पूछा क्या गया था, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी मतलब जो आपका जो शरीर में दर्द हो जाता है तो उसको निवारण के लिए, शरीर के दर्द के निवारण के लिए जो दवाई बनता है उसमें किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो ये ब्रोमीन का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। चलिए अगला हम यहाँ पे देखते हैं एल्युमिनियम पृष्ठीय प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ उस निक्षेपण से होता है। तो निकेल ऑक्साइड का यहाँ पे परत को यहाँ पे जमा होता है, वही एनोडीकृत यहाँ पे किया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी। किस धातु बनाई मिश्र धातु की हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों पुर्जों में काम लिया जाता है। देखिए अगर आप मिश्र धातु पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे बताया गया होगा कि अलग अलग प्रकार के मिश्र धातु हैं, जैसे कि तांबा है, पीतल है। उसी तरह से एक मिश्र धातु है जिसका नाम है मैग्नीलियम। ये जो मैग्नीलियम है वो 2 मुख्यतः पदार्थों से मिलकर बना है, तत्वों से मिलकर बना है। एक है एल्युमिनियम, दूसरा है मैग्नीशियम। तो यहाँ पे लगभग 95% आपको एल्युमिनियम मिल जाएगा, मैग्नीशियम 5% मिल जाएगा। इसी का जैसा है आपका ड्यूराल्यूमीन करके एक होता है, ये भी एक मिश्र धातु है और इसमें भी एल्युमिनियम जो होता है वो 95% आपका होता है। इसके अलावा आपके कॉपर हो जाते हैं, मैग्नीशियम हो जाएगा और मैग्नीज हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो एल्युमिनियम का जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे भी एल्युमिनियम लगभग 95% आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे भी ड्यूरेलियम में भी आपको एल्युमिनियम 95% मिल जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हवाई जहाज़ और रेल के डिब्बे के पुर्जे में जो काम लिया जाता है वो एल्युमिनियम है। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा एल्युमिनियम होगा। ये मैग्नीशियम जो है इसको भी याद रख लीजिएगा क्योंकि मिश्र धातु के अंतर्गत पूछ सकता है कि जो हवाई जहाज हो गया उसका बॉडी बनाने में जो यूज किया जाता है उसमें मिश्र धातु कौन सा प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 118 देखें तो निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा धातु अमलगम मतलब क्या हो जाता है। तो अमलगम में हम लोग देखते हैं कि कोई एक मिश्र धातु है तो उसमें हाइट जो पारा है वो तो रहना ही चाहिए, तभी वो अमलगम कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका लोहा जो है वो पारा के साथ मिलता नहीं है और इसलिए अमलगम बनाता नहीं, इसलिए आंसर जो हो जाएगा इसका लोहा हो जाएगा। टाका, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में सोल्डर के नाम से भी आता है, सोल्डिंग आप लोग देखते होंगे, पाइप जो होता है टूट फट जाता है तो उसको सोल्डिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये किससे होता है, तो टीन और शीशा से होता है। शीशा यानी कि यहाँ पे लेड कहा जा रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे लेड कहा जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 120 यहाँ पे कहता है कांसा मिश्रित एलॉय धातु है। तो कांसा किससे मिलके बना हुआ है, तो तांबा और टीना से। आपको परसेंटेज भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, लगभग 90 और 10% का यहाँ पे इसका रेशियो होता है, यानी तांबा 90% रहेगा और टीन लगभग 10% आपका रहता है। इसी तरह से यहाँ पे आपका तांबा और शीशा कहा गया, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, तो इसका आंसर यहाँ पे हम लोग देखने का कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 121 देखें तो जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है। तो सबसे पहले तो जर्मन सिल्वर किससे बनता है उसको जान लेते हैं। नाम है सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर होता नहीं है। इसमें होता है क्या, तो कॉपर होता है, जिंक होता है और निकेल होता है। ये तीन धातु से मिलकर ये बने होते हैं। कॉपर होता है 60%, ये आपका जिंक होता है आपका लगभग 20% और निकेल भी आपका लगभग 20% ही होता है। तो चांदी तो यहाँ है नहीं, तो नाम में सिल्वर है लेकिन है चांदी बिल्कुल नहीं, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और इसलिए यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो 0% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 अगर हम देखें तो यहाँ बोला गया है निम्नलिखित में कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं है। फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि जर्मन सिल्वर में क्या चीज़ पाया नहीं जाता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हम लिखे थे कैसे कि जर्मन सिल्वर में क्या होता है, कॉपर है, जिंक है और निकल है। तो कॉपर तो है, तांबा तो है, यहाँ पे एल्युमिनियम दिख रहा है तो एल्युमिनियम आपका नहीं दिख रहा है, जस्ता दिख रहा है तो जस्ता भी है, निकल दिख रहा है तो निकल भी है। तो आंसर तो यहाँ पे पूछा गया था जर्मन सिल्वर में नहीं है, तो आंसर जो हो जाएगा वो एल्युमिनियम ही हो जाएगा कि एल्युमिनियम जर्मन सिल्वर में पाए नहीं जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 बोलता है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा तांबे की मिश्र धातुओं का है। तो तांबा किससे बनता है उसको आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपको जोड़ा खोजना है कि तांबा के मिश्र धातुओं का है, मतलब तांबा उसमें होना चाहिए। पीतल और इंक्वायर करके लिखा है, कांसा और नाइक्रोम करके लिखा है, पीतल और कांसा लिखा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए पीतल और कांसा दोनों में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे कॉपर और जिंक देखने को मिलेगा पीतल में, और पीतल में कॉपर और जिंक जो रहता है वो लगभग 70 और 30% का रेशियो यहाँ पे रहता है। और उसी का अगर हम कांसा का बात करें तो कांसा में रहता है कॉपर प्लस टीना, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एसएन होता है जो कि 90 और 10% के रेशियो के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से दोनों में यहाँ पे कॉपर है और इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 बोलता है निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किस में तांबे की मात्रा अधिकतम है। तो यहाँ पे आपको सबका रेशियो यानी परसेंटेज जानना होगा, तभी इसका आंसर आप बना सकते हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होता है एग्जाम हॉल में कि कैसे याद रखा जाए, तो हम सीक्वेंस वाइज आप लोगों को बता दिए थे कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। अगर सीक्वेंस वाइज में याद करते हैं और उनमें से प्रश्न आता है तो आप आराम से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पीतल में होता है कॉपर और जिंक जो कि बताया गया 70 और 30 का रेशियो है, और अभी तुरंत हम बताएं कि ये जो होता है कॉपर और आपका टीना है ये 90 लगभग 90 और 10 का यहाँ पे रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर गन मेटल का यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कॉपर हो गया, जिंक हो गया और आपका टीना हो गया। तो यहाँ पे अगर कॉपर देखिएगा तो लगभग यहाँ पे भी 90% ही देता है, लेकिन कहीं कहीं कांसा में 90 से ज़्यादा भी दे देता है। तो हमको अगर एक ही आंसर यहाँ पे ढूंढना है तो बेस्ट आंसर यहाँ पे कांसा ही देता है। इसका आंसर भी कांसा ही दिया हुआ था, तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसको कांसा मान के चल सकते हैं। जर्मन सिल्वर में तो यहाँ पे आप देख चुके हैं कि जर्मन सिल्वर जो रहता है उसमें आपका जो जर्मन सिल्वर यहाँ पे आप लोगों को बताया गया था कॉपर निकेल, और ये जो होता है जिंक और निकेल होता है। तो कॉपर यहाँ 60% है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होने का कोई चांस ही नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है। तो यहाँ पे फ्लोरीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी दिखाता है। अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल का चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों को बताया गया होगा। पीतल निम्न की मिश्र धातु है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो पीतल वगैरह सब आपको पूछते रहता है। तो पीतल हो गया, कांसा हो गया, ये सब का परसेंटेज भी आपको एग्जैक्ट याद रहना चाहिए। ये 70 और 30 का भी बार बार बताया जा रहा है, तो इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 127 बोलता है निम्नलिखित में उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण हवा में पीतल का जो रंग होता है वो फीका पड़ जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो यहाँ पे इसका हो जाएगा टीना का, ये टीना हो जाएगा। रागे यहाँ पे लिखा है, रागे या टीन, इसका परत चढ़ाने पे इस तरह के जो संदूषण है वो नहीं होता है। अगला प्रश्न है मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक मतलब स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? जानते हैं स्टील जो होता है वो चुंबक उसको खींचता नहीं है, तो किसके कारण यहाँ पे आपको इस तरह का देखने को मिलता है? तो ये जो कारण है आपका निकेल के कारण होता है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जा सकती है या क्या बढ़ाई जाती है? तो कार्बन की मात्रा। कार्बन की मात्रा आप लोगों को पता है 0.1 से लेके कहीं कहीं पे 1.5 रहता है, लेकिन मैक्सिमम आप 2% तक इसको बढ़ा सकते हैं। 2% से ज़्यादा ये बढ़ाया नहीं जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। धब्बा रहित यानी स्टेनलेस स्टील लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन कौन सी है? तो यहाँ पे क्रोमियम, क्रोमियम आपका यहाँ पे होगा ही होगा। निकेल भी होता है लेकिन निकेल यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है। और ये जो है धब्बा रहित बोल रहा है, कठोरता क्या बात नहीं बोल रहा है, इसलिए हम लोग कार्बन का यहाँ पे आंसर नहीं मानेंगे। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, आपको देखना है लोहा पाया जाता है, ठीक है, क्रोमियम है जैसे जंग नहीं लगने के लिए होता है, कार्बन उसकी कठोरता बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर हम लोग ए मान के चल सकते हैं। 133 बोलता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो निकेल और तांबा, जिंक और टीन, निकेल और टीन, क्रोमियम और निकेल। तो यही है, क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील में कितना कार्बन होता है? तो आपका 0.1 से लेके 2% तक, जो कि अभी आपको बताया गया था। जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये पिछले टेस्ट में भी रिपीट हुआ था ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 136 बोलता है कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? यानी नोबेल गैस किसको कहते हैं? जो कि किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, यानी उसका अष्टक जो है वो पूरा रहता है। हीलियम जो है उसका बाहरी सेल में 2 रहता है, बाकी जितने भी है उसके अष्टक पूरे रह जाते हैं। तो आप लोगों को पता है कि कौन कौन सा है। हीलियम है, आपका नियोन है, उसके बाद आर्गन आ जाता है, फिर आता है क्रिप्टन आ जाता है, जेनन आ जाता है और रेडोन आ जाता है। तो इस तरह से ये नोबेल गैस है, तो आपको पूछेगा तो ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 137 में है निम्नलिखित में किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? मतलब 4 ऑप्शन में आपको बताना है सबसे कम है कौन सा। ये तो आपको याद ही होगा कि नाइट्रोजन लगभग सबसे ज़्यादा है 78%, ऑक्सीजन जो लगभग 21% के आसपास है, आर्गन अगर हम बात करें तो 0.93 के परसेंट है, और ये है 0.03 के आसपास। यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा। तो सबसे कम जो हो जाएगा वो आंसर जो हो जाएगा वो कौन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कम पूछा जा रहा था। वायुमंडली में नाइट्रोजन लगभग कितने परसेंट है? तो 78 से 79 तक होता है। तो एक रेशियो दिया गया है, और बाकी ऐसे भी 3 ऑप्शन में ये मिलेगा नहीं, तो आंसर आपका डी ही होगा। कौन गैसीय चक्र नहीं होते हैं? तो ये हाइड्रोजन जो है तो गैसीय चक्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। गोताखोर सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग करता है। जब समुद्र के अंदर जाया जाता है तो उसके जो सिलेंडर रहते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी वहाँ पे रहता है। ये नाइट्रोजन के अपेक्षा हीलियम जो होता है रक्त में कम घुलनशील है, तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा घुल जाता है रक्त में, हीलियम थोड़ा कम घुलता है, क्योंकि जानते हैं कि समुद्र के नीचे जाने पर प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे नाइट्रोजन के बजाय यहाँ हीलियम को प्रिफेयर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 141 में बोलता है जल में आसानी से घुलनशील क्या है? तो अमोनिया जो है वो जल में आसानी से घुलनशील है। 142 में यहाँ बोला गया निम्नलिखित में कौन सा हाशी यानी लाफिंग गैस है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O जो है ये नाइट्रस गैस के रूप में जानते हैं इसको, लाफिंग गैस के रूप में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस एक को स्ट्रेंज गैस भी कहा जाता है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा जेनन हो जाएगा। बहुत रेयर मिलता है, इसीलिए यहाँ पे आपको इसको स्ट्रेंजर गैस के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, बहुत कम इसका मात्रा होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 144 में कहा गया है वायुयान के टायरों में भरने के लिए निम्न गैस में किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, नियोन है। देखिए आपको अगर किताब में देखिएगा तो दोनों मिलता है, कहीं कहीं हीलियम भी लिखा हुआ मिलता है, नाइट्रोजन भी मिलता है, लेकिन नाइट्रोजन कम ज्वलनशील गैस है, हीलियम थोड़ा सा इसके तुलना में होता है। तो हीलियम की तुलना में नाइट्रोजन को ज़्यादा प्रीफर यहाँ पे किया जाता है, इसलिए हम लोग बेस्ट ऑप्शन में अगर एक ऑप्शन चुनना हो तो नाइट्रोजन ही मान के चलेंगे, लेकिन कहीं कहीं हीलियम भी आपको देता है, ये हल्का गैस है इसीलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 बोलता है निम्नलिखित में किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को पकड़ने के लिए उसका भक्षण करते हैं? तो नाइट्रोजन। इससे प्रोटीन का निर्माण किया जाता है पौधों में।
कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी क्या की रहती है? तो नाइट्रोजन की कमी यह पूरा करते हैं तो नाइट्रोजन का ही कमी रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल और नीला शैवाल। तो नीला हरा शैवाल इसका आंसर होगा। सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम, हल्का गैस होता है इसीलिए। वायु में भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दिया जाता है, मतलब हाइड्रोजन भी हल्का है लेकिन हम इसको नहीं भरते हैं, हीलियम को भरते हैं। तो ये क्यों होता है? अपेक्षाकृत सस्ता है, अपेक्षाकृत कम घना है, अपेक्षाकृत अधिक उठने की शक्ति रखता है, वायु में विस्फोटक मिश्रणीय नहीं बनाता है। कुल मिला के आपको पता होगा कि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। अगर ज्वलनशील गैस है तो वो कहीं पे भी हो सकता है, दुर्घटना घट सकता है, इसलिए हाइड्रोजन की जगह में हीलियम का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। अश्रु गैस जो है उसमें क्या रहता है? तो अमोनिया यहाँ पे मिलाया जाता है। एक्चुअली इससे जो होता है CN, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको बोलते हैं CN गैस, और इसी में अमोनिया का कुछ मात्रा रहता है। इसका पूरा नाम अगर हम देखें तो इसका नाम है अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। तो इस तरह से इसको हम लोग CN गैस के नाम से जानते हैं। ये आंसू गैस जो होता है, जो कि विषैला गैस नहीं है और जो कि प्रशासन के द्वारा यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है सेकंड टेस्ट का 150 सवाल फिर से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, और टोटल हम लोग 300 सवाल यहाँ सॉल्व कर चुके हैं अभी तक। तो उम्मीद करते हैं सारे 300 प्रश्न आप देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो को देख लीजिए, और यहाँ पे जितना सवाल आपको बताया गया है इससे संबंधित सवाल या इसी के आसपास आपको पूछे जाते हैं। ये एग्जैक्ट आए हुए प्रश्न है, तो आपको दिक्कत किसी तरह का नहीं होगा। कोई भी एग्जाम देते हैं तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बैंक बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए क्वेश्चन बैंक बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही साथ आप नोट्स पढ़िए। और जो आपको वीडियो अवेलेबल करवाया गया है, लेक्चर जो है 22 लेक्चर है, उसमें छोटे छोटे लेक्चर आराम से आप उसको देख सकते हैं, और चीज़ों को आप पढ़ लिए तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप अधिक से अधिक सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।